नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। और इस डिस्कशन में हम डिस्कशन करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का, जो कि आपको मूल रूप से 29 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इस सप्ताह के इस एक ही वीडियो में आपको पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स में को रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और अगर आपने करंट अफेयर्स का डेली वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, ताकि डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। पहला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक सांस्कृतिक पहल की शुरुआत की है। राइटर्स विलेज नामक किस सांस्कृतिक पहल की शुरुआत की है, तो किस सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है उत्तराखंड, दूसरा असम, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। राइटर्स विलेज देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, एक सांस्कृतिक पहल के रूप में इसकी शुरुआत की गई है राइटर्स विलेज के रूप में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा 27 अक्टूबर को थाने में किया गया। ये उद्घाटन जो है 23 से 27 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य और संस्कृति महोत्सव में इसका उद्घाटन किया गया। 5 दिवसीय महोत्सव में 65 देशों के 300 से अधिक लेखकों, कलाकारों और साहित्यकारों ने भाग लिया। यह महोत्सव साहित्य, भाषा, कला पर चर्चा करने, हिंदी को बढ़ावा देने और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में इसका उपयोग किया गया। तो हमने पढ़ा राइटर्स विलेज, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लिया गया है, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो साहित्यिक और सांस्कृतिक कल्चर को का बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद आज के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है। विच कंट्री नेम साइक्लोन दाना विच रिसेंटली हिज हिट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो नामकरण किया गया है वो कतर के द्वारा किया गया है। ठीक है, कतर के द्वारा किया गया है। जो दाना चक्रवात था उसका जो प्रकोप है भारत के पूर्वी तट पे पड़ा, और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई सारे हिस्सों में इसकी वजह से काफ़ी फसल नुकसान हुआ और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची। इसकी जो रफ्तार की अगर बात की जाए तो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इसकी। और इसका नामकरण जो है वो आपको कतर के द्वारा किया गया है। दाना एक अरबी नाम है जिसका अर्थ होता है उदारता। कतर द्वारा सुझाया गया यह नाम था। अरबी संस्कृति में दाना का अर्थ है एक मूल्यवान और सही आकार का मोती, जो सुंदरता का प्रतीक है। तो दाना मतलब उदारता, और ये आपको कतर के द्वारा रखा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में आए चक्रवात के द्वारा भारत के किन क्षेत्रों को प्रभावित किया गया। तो आप याद रखिएगा कि पूर्वी तट के क्षेत्रों को, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका प्रभाव देखा गया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस पहल हाल ही में कोलंबिया में किस कार्यक्रम में शुरू की गई है। ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन कोलंबिया एट विच इवेंट। तो ये आपको हो जाएगा यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कोलंबिया में हुआ है, और इसको कोलंबिया में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस इसमें जारी किया गया था। ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस इसमें जारी किया गया था, जो कि 22 अक्टूबर को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के COP16 में लॉन्च किया गया। इसे ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि GEO ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन द्वारा विकसित किया गया था। यह वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र मानचित्रण और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला उपकरण है। इसका जो मुख्य काम है, जिसे ग्लोबल इकोसिस्टम जो एटलस जारी किया गया है, इसका मुख्य जो काम है वो आपको पारिस्थितिक तंत्र और मानचित्र निगरानी प्रणाली पर ये फोकस करेगा। यह पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और जोखिमों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। इसके द्वारा सरकार, व्यवसाय और समुदायों को अस्थायी प्रबंधन में सहायता मिलेगी। यह एटलस जो है जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण जैसे जरूरी मुद्दों को इससे सहूलियत मिलेगी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी और सुधार करने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य आवश्यक प्राकृतिक प्रणालियों की सुरक्षा के लिए हमारे दृष्टिकोण को और बेहतर बनाना। तो कैसे बनाएंगे, तो इस ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस के द्वारा हमको एक सटीक जानकारी मिलेगी, और उसके वजह से हम उस संबंध में परियोजनाएं बना सकते हैं कि इसको कैसे संरक्षित किया जाए और किससे इसको बचाया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषैले अणु विकसित किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, दूसरा कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा कहता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, चौथा कहता है वैज्ञानिक और अभिनव अनुसंधान संस्थान चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे। ठीक है, पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु बनाए हैं। उन्होंने इन अणुओं को विकसित करने के लिए सिंथेटिक, कम्युनिकेशनल और इन विट्रो विधि का इस्तेमाल किया है। अल्जाइमर सबसे आम डिमेंशिया प्रकार का एक बीमारी है, जो दुनिया भर में डिमेंशिया से पीड़ित लगभग 55 मिलियन लोगों में से 60 से 70% को ये इसके द्वारा प्रभावित किया जाता है। ये जो है हार्मोन असंतुलन से उत्पन्न होता है। शोधकर्ताओं ने उच्च उपज अणु संश्लेषण के लिए एक त्वरित वन स्पॉट 3 घटक प्रक्रिया विकसित की है, 3D प्रक्रिया। ये अणु प्रभावित रूप से कोलिन एस्टेरेज एंजाइम को लक्षित करते हैं, जिससे स्मृति और सीखने के लिए आवश्यक एसिटाइल
कोलाइन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है शरीर में। तो पुणे के अगरकर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर के इलाज के लिए एक नए गैर विषाक्त अणु बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें कहा गया है, समाचारों में देखा गया राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी कि नेशनल एम किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित करने की योजना पे काम कर रहा है और इसके अनुसार स्वायत्त राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण की स्थापना की जाने का प्रावधान किया जा रहा है। वर्तमान में एनएम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत काम करता है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण के आदर्श वाक्य के साथ लॉन्च किया गया था। इसके लक्ष्यों में भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण है, संरक्षण और साझा करना शामिल है। इसका अनुमान 10 मिलियन पांडुलिपियों का संग्रह करना है। एनएमएम 4 मिलियन पांडुलिपियों का एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस अभी भी रखता है। मिशन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण, संरक्षण, प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण, सार्वजनिक जुड़ाव इससे शामिल हैं। इसने देश भर में 100 से अधिक पांडुलिपि संसाधन और संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किए हैं। तो ये था केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसके द्वारा स्वायत्त राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? तो ये आपको हो जाएगा चीन के द्वारा विकसित किया गया है। चीन ने DE-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया है हाल ही में और इसके उत्पादन से 60 नए लॉन्चर जो है एक साथ इसमें छोड़े गए। DF-26 मिसाइल जो है जिसको डोंगफेंग 26 कहा गया है, एक उन्नत चीनी इंटरमीडिएट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भूमि और समुद्र, मतलब ये लैंड पे भी और समुद्र दोनों पे हमले के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी लंबाई जो है 14 मीटर और व्यास इसका 1.4 मीटर है। लॉन्च के समय इसका जो वेट था वो आपको 20,000 किलोग्राम है। 2 चरणीय ठोस प्रणोदक द्वारा, यानी कि इसमें जो ईंधन यूज़ किया गया है वो 2 स्टेप ईंधन इसमें यूज़ किया गया है। 3000 से 4000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को इससे के द्वारा मारा जा सकता है। मिसाइल का मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे 2 परमाणु और कई पारंपरिक वॉरहेड ले जाने की अनुमति देता है। इसका एंटी शिप संस्करण DF-26B विमान वाहक सहित नौसेना के जहाज़ों को निशाना इसके द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जिसमें कहा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जो है रूस के प्रधानमंत्री के साथ मिले थे और इसमें इन्होंने भारत के सोहराई पेंटिंग को उपहार स्वरूप दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है कजान में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग गिफ्ट किया था। सोहराई पेंटिंग जो है वो एक भित्ति चित्रकला है जो कि चालकोलिथिक काल से पहले से चली आ रही है, यानी कि 9000 से 5000 ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। यह मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा चारकोल, मिट्टी और मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। इस कला में जीवंत रंगों और प्रतीकात्मक रूपांकनों के साथ जंगल, नदी, जानवर जैसे प्राकृतिक विषयों को दर्शाया गया है। यह झारखंड के हजारीबाग में मुख्यतः इसको बनाया जाता है। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियों के बीच इसमें ज़्यादा लोकप्रिय है और मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में जहाँ इसी तरह के प्राचीन गुफा चित्र बनाए गए हैं। सोहराई कला जो है इसको GI टैग भी मिला हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो गिफ्ट किया गया था उसको GI टैग भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये हजारीबाग में पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क यानी कि DG फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ मिलकर भारत के DG फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करने के लिए DG फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। इसमें मुख्य रूप से भागीदार एजेंसी में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान की ओर से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोरिया एक्जिम बैंक शामिल होंगे। इस पहल का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से 5G, ओपन रैन, सबमरीन लेवल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम तकनीक जैसे क्षेत्रों में भारतीय निजी कंपनियों को सहयोग दिया जाएगा। उनके द्वारा आधार, UPI और डेटा शेयरिंग सिस्टम सहित भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने 80% वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। कोविड-19 के दौरान 87% जो गरीब थे उनको इसके द्वारा लाभ हुआ है। DPI आर्थिक विकास दर को 33% तक बढ़ा सकता है और उत्सर्जन में 10 साल तक की कमी ला सकता है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए DG फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इसमें आपको अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ साझेदारी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, बोर्डो इमाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोर्डो इमाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है, ये असम में है। असम के बोर्दो इमाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य में जैव विविधता का गंभीर संकट देखा जा रहा है। यहाँ पक्षियों की विविधता 70% से अधिक जो है घट गई है। यह छोटा सा 11.25 वर्ग किलोमीटर का आर्द्रभूमि क्षेत्र
धेमाजी और लखीमपुर जिलों में फैला हुआ है। इसे 1996 में अभयारण्य घोषित किया गया था। मूल रूप से सुबनगिरी नदी प्रणाली का ये हिस्सा है। नदी अब 7 किलोमीटर दूर बहती है। अभयारण्य में नम उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें सालाना लगभग 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो ये था असम के बुर्द इमाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य के बारे में, जो कि असम में है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपको 79वां स्थान भारत को मिला है रैंक में, जो कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ये 79वां स्थान मिला है भारत को। विश्व न्याय परियोजना 2024 के कानून के नियम सूचकांक में भारत 142 में से, मतलब 142 देशों में से भारत जो है 79वें स्थान पे है। शीर्ष रैंक वाले जो देश हैं उनमें सबसे पहले डेनमार्क आता है, उसके बाद आपको नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड और उसके बाद स्वीडन। तो पहला नंबर जो है वो आपको डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे और तीसरा फिनलैंड। सूचकांक जो है वो 8 इंडिकेटर्स पे मूल्यांकन किया गया है। इसमें पहले है सरकारी बाधा, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, विनियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। भारत सरकारी बाधाओं और खुली सरकार में मध्यम प्रदर्शन करता है, जो शासन में इसके फोकस को दर्शाता है। मौलिक अधिकार तो भारत में है, सुरक्षा भी है, और न्यायिक अपराध में खराब स्कोर भारत के पुलिसिंग, अधिकार संरक्षण और विलंबित न्याय प्रणाली के साथ मुद्दों को उजागर करता है। तो ये था विश्व न्याय दिवस 2024 के बारे में, जिसमें भारत का 79वां स्थान 146 लोगों में आया है, मतलब 146 देशों में भारत का 79वां स्थान आया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माउंट फूजी जो हाल ही में बर्फ रहित रहा, किस देश में स्थित है? तो ये आपको जापान में स्थित है। जापान के माउंट फूजी ने हाल ही में 130 वर्षों में अपनी नवीनतम हिम अनुभव को प्रकट किया है। फूजी सान के नाम से भी जाना जाता है फूजी माउंटेन। यह 3776 मीटर की ऊंचाई पर जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो जापान के माउंट फूजी सबसे ऊंचा 3776 मीटर की ऊंचाई पर है। यह टोक्यो योकोहामा से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यामानाशी और शिजुओका प्रांत में प्रशांत तट के पास स्थित है। अन्य ऊंचे पहाड़ों के विपरीत यहाँ अकेला खड़ा है और किसी बड़ी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। माउंट फूजी एक निष्क्रिय स्ट्रेटो वल्केनो है, जिसका अंतिम विस्फोट 1707 में हुआ था, फिर भी इसे अभी भी सक्रिय माना जाता है। मतलब 1707 में देख लीजिए कि वो अंतिम विस्फोट हुआ, लेकिन अभी भी उसको ज्वालामुखी को सक्रिय माना जाता है। बैलिस्टिक लावा प्रवाह से आता है, इसमें एक चिमनी ढलान और एक शिखर गड्ढा हो जाता है। इसकी ज्वालामुखी गतिविधि प्रशांत प्लेट के फिलीपींस प्लेट के नीचे डूबने के कारण हुई है। तो ये माउंट फूजी के बारे में था, जो कि जापान में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में हाल ही में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये एक्ट फॉर डिसलेक्सिया है। एक्ट फॉर डिसलेक्सिया जो है वो मुख्य रूप से एक अभियान है, जिसमें मुख्य रूप से जो भारत के नेशनल मोनूमेंट्स हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन, दिल्ली के प्रमुख स्मारक और जो इंडिया गेट है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो लाइटिंग वहाँ होता है ना, तो उसको रेड लाइटिंग किया गया। और इस कार्यक्रम का आयोजन यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान, चेंग फाउंडेशन द्वारा समर्थित। यह पहल सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौती को उजागर करती है, जो भारत में लगभग 20% आबादी को प्रभावित करता है। अभियान का उद्देश्य जो है वो समझ और समावेशिता का बढ़ावा देना, साथ ही डिसलेक्सिया से जुड़ी मिथों को दूर करना, जिसे अक्सर धीमी गति से सीखने वाला सिंड्रोम के रूप में भी गलत तरीके से पेश किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कहा जा रहा है कि आयुर्वेद दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो ये आपको हमेशा 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9वां आयुर्वेद दिवस 29 यानी कि 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन 150 से अधिक देशों में मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 2016 में इसको शुरू किया गया था। देवी देवताओं के पौराणिक चिकित्सक धन्वंतरी को सम्मानित करते हुए धन्वंतरी जयंती के रूप में इसको मनाने का फैसला किया गया था। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का ज्ञान, शरीर, मन और आत्मा में समग्र संतुलन का लक्ष्य रखना। 2024 की थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने में आयुर्वेद की भूमिका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में फटा मरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपको इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया का मरापी ज्वालामुखी जो इसके सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, हाल ही में फटा, जिससे घने राख के बादल उठे और आसपास में गाँव में जो है फैल गए। हालांकि कोई इससे क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यह इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा के पंडांग हाईलैंड्स में स्थित है। मरापी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो भूकंपीय रूप से सक्रिय रहता है। मरापी हाईप्लैंड का सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको 9,485 फीट, जो कि 2,891 मीटर के बराबर होती है, तक पहुंचती है, और इसकी निचली ढलान में घनी वनस्पति मौजूद है। तो ये इंडोनेशिया का मरापी ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र कौन सा देश बन गया है? तो ये आपको ब्राज़ील बन गया है। याद रखिएगा, ब्राज़ील ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला किया है।
हाल ही में ब्राज़ील ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में औपचारिक रूप से शामिल न होने का फैसला किया है। चीन के साथ वैकल्पिक सहयोग की तलाश करते हुए अपनी खुद की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। भारत के बाद ब्राज़ील BRI में शामिल न होने वाला दूसरा देश जो है वो बन गया है। चीन द्वारा 2013 में BRI को शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के माध्यम से वैश्विक व्यापार और आर्थिक संपर्क को बढ़ाना। BRI में परिवर्तन, ऊर्जा और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ऋण के और संप्रभुता पर चिंताओं के कारण इसे कई देशों की जांच और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, यानी कि डेट ट्रैक का शिकार इनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये थी ब्राज़ील के द्वारा BRI से बाहर होने की खबर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपको तेलंगाना में है। और प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना में है, असीमाबाद। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य को प्रभावित करने वाले सड़क विस्तार परियोजनाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। प्राणहित वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना और आदिलाबाद जिले में स्थित है। यह अभयारण्य लगभग 136 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्कन पठार में स्थित है। इसमें घने पर्णपाती सागौन के जंगल, पहाड़ी परिदृश्य और पठार है। प्राणहिता नदी इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है। गोदावरी नदी दक्षिण में है। प्रागैतिहासिक चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाने वाला यह अभयारण्य प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक महत्व का दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जलवायु, क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जिम्बाब्वे के हरारे में इसको आयोजित किया गया था। पहला जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, तो ये पहला ही सम्मेलन था जिसका आयोजन जिम्बाब्वे के हरारे में किया गया था। यह सम्मेलन अफ्रीकी देशों को जलवायु परिवर्तन और उसके स्वास्थ्य प्रभावों पर वैश्विक चर्चा में लाने के लिए किया गया था। इसमें 400 से अधिक प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकत्रित करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा विकसित इस ऐप के द्वारा देश भर में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सक्षम बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे नागरिक इन घटनाओं को कभी भी कहीं से भी अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में जो है पंजीकृत कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के तहत RGCCI जनगणना की देखरेख करता है, जनगणना डेटा संकलित करता है और CRS का प्रबंधन करता है। 1961 में स्थापित RGCCI भारतीय सरकारी स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत निर्णयों के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन में कौन सी आधुनिक कृषि तकनीकें जोड़ी जा रही हैं? तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही है, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रोसीजन एग्रीकल्चर। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बागवानी के एकीकृत विकास मिशन में हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को जोड़ने की योजना बना रही है। MD बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों, फूलों, नागरिक, काजू, कोको और बांस सहित विभिन्न फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया था। यह मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केसर मिशन और अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों और राज्य बागवानी मिशनों को तकनीकी सलाह और सहायता भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये थी केंद्र सरकार के बागवानी एकीकृत विकास मिशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जिसमें कहा जा रहा है कि सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेखविदों ने हाल ही में 13वीं शताब्दी के सिंहाचलम मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर एक तेलुगु शिलालेख को देखा है, यानी कि खोज की है। सिंहाचलम मंदिर जो है, जिसे वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये स्थित है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। इसे शुरू में 11वीं शताब्दी में उड़ीसा के गजपति शासक द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के जीर्णोद्धार वेंगी चालुक्यों और बाद में 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के नरसिंह प्रथम द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसकी वास्तुकला में कलिंग और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है, जिसमें पत्थर का रथ, जटिल नक्काशी और विष्णु के अवतारों और शाही आकृतियों की मूर्ति शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी उद्यान राष्ट्रीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? तो ये आपको दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश का, इसको मिला है सर्टिफिकेशन। कांगड़ा के देहरी निर्वाचन क्षेत्र में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान द्वारा टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। यह कांगड़ा के बनखंडी क्षेत्र में स्थित है। पार्क में 34 बाड़े होंगे, जिसमें एशियाई शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल और देसी पक्षियों सहित
73 प्रजातियाँ होंगी। 619 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। यह पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन पर आधारित है। चिड़ियाघर का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राजधानी के रूप में दर्जा देने में बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये आपको हो जाएगा ताइवान को इसने प्रभावित किया। टाइफून कोंगरे ने ताइवान को प्रभावित किया, जो लगभग 30 वर्षों में सबसे बड़ा टाइफून प्रभाव था। इसने ताइवान के पूर्वी तट पर 200 किलोमीटर घंटा से अधिक की शुरुआती हवाओं के साथ दस्तक दी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से युक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे पत्रकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों के लिए न्याय की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी। IDEI की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्प में की गई थी, जो 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या को चिन्हित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या है? राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। तो थीम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 का कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी, यानी कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। याद रखिएगा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 जिसका विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की प्रकृति, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त श्री AS राजीव ने केंद्रीय सतर्कता भवन नई दिल्ली में ईमानदारी की शपथ दिलाई। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखा गया महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ये आपको आज का अंतिम प्रश्न है, समाचारों में देखा गया महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है, याद रखिएगा, गोवा में स्थित है। हाल ही में गोवा के महादेवी वन्यजीव अभयारण्य में 2020 के बाद पहली बार एक वयस्क बाघिन और उसके 3 शावक को देखा गया है। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी गोवा और बेलगावी के बीच चोरला घाट के पास स्थित है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। महादेवी नदी अभयारण्य से होकर जो है बहती है, जो गोवा के संरक्षित पश्चिमी घाट क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र अपनी बाघ आबादी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के आवास को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की MCQ डिस्कशन, वीकली MCQ डिस्कशन का ये पहला वीडियो था। अब मिलते हैं अगले वीक में अगले डिस्कशन के साथ, जिसमें हम अगले सप्ताह के MCQ को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से नए हैं तो ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।